स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल द एनसीईआरटी लैब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आप जब बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो थोड़े एंग्जियस हो गए। सो शुरू से हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग करना। मैं इसमें सारी चीजें बताऊंगी, मतलब मैं ट्राई करूंगी आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूं। सो स्टे ट्यून। सो इसमें मार्टिन एच फिशर ने क्या बोला था? ही सेड फैक्ट्स आर नॉट साइंस, यानी कि जो तथ्य है ना वो विज्ञान नहीं, यानी कि जितने फैक्ट्स हैं आपके पास वो साइंस नहीं होते। एज अ डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, जैसे कि डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होता। जैसे डिक्शनरी आप जानते हो ना, डिक्शनरी में थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो एक साहित्य बना रहा है। सो सेम वे जितने भी आपके पास फैक्ट्स हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब क्या है, साइंस है। ठीक। सो फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक। जो मैं देख रही हूँ कि केमिकल रिएक्शंस हैं और क्या लिखा हुआ इक्वेशंस है। इक्वेशन से तो आप थोड़ा समझ गए होगे ना, मैथ्स में पढ़ा हुआ होगा, 7th में 8th में। इक्वेशन यानी कि हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएबल्स देन सम कांस्टेंट्स वगैरह। तो इक्वेशन आप जान रहे हो, यानी कि टू राइट समथिंग इन एनोटेशंस, राइट? कि हम लोग कुछ सिंबल्स में उसको राइट डाउन करते हैं। तो सेम वे में ऐसा ये भी है। केमिकल रिएक्शंस क्या है? रिएक्शन यानी कोई भी चीज हम लोग कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो फिर हमको एज इन रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिएक्शन यानी कि उसका रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट केमिकल रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड एज। तो शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। क्या है इसमें? पहला बोल रहा है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब हम लोग गर्मियों में दूध को रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे तो क्या होता है? ठीक। एन आयरन तवा, पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। जिन बच्चों को भी ह्यूमिड नहीं पता है, ह्यूमिड मतलब क्या होता है? जब वाटर वेपर ना, व्हेन वाटर वेपर आर इन ह्यूज नंबर्स इन आवर एटमोस्फियर। वाटर वेपर ज्यादा होता है, जब गर्मी लगती है तो बहुत चिपचिपा लगता है ना, वो उसी को ह्यूमिड एटमोस्फियर बोलते हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पायर। तो ये सब जो चीजें हैं, तो मतलब इनमें क्या होता है? डेली लाइफ की चीजें हम लोग रोज देखते हैं, हम लोग सांस तो हमेशा हर सेकंड में ऐसे ले रहे हैं। तो फिर ये कैसे हो रहा है और कब हो रहा है? ठीक। तो जो जो पहला हमारा है कि जब हम लोग रूम टेम्परेचर में मिल्क को रखते हैं ना गर्मियों में, तो क्या होता है कि वो फट जाता है, यानी कि इट एक्चुअली कर्डल्स। क्या होता है? कर्डल्स, यानी कि वो दूध फट जाता है। ठीक। तभी मम्मी कहती है ना कि गर्मियों में दूध को फ्रिज में रख दिया करो बॉईल करके। ठीक। आयरन तवा, यानी कि अगर हल्की सी भी किसी भी लोहे की चीज में पानी लग जाता है तो क्या उसमें जंग लग जाता है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये रस्टिंग हो जाता है। ठीक। रस्टिंग हो जाएगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फर्मेंटेड यानी कि इनमें क्या होता है, जो ग्रेप के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो ग्रेप्स जिन चीज से मिलके बना हुआ होता है, फर्मेंटेशन। और इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन यानी कि उनमें एक फंगल प्रोसेस हो जाता है। फर्मेंटेशन हो रहा है ना, फंगल प्रोसेस, यानी कि वो खट्टी हो जाती है, खराब हो जाती है। फूड इज कुक्ड, जब हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते तो कैसे बन रहा है? ठीक। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में खाना डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, हम सांस कैसे ले रहे हैं। ठीक। In all the above situation, the nature and the identity of the initial substances have somewhat changed. यानी कि जो पहले जो चीजें थी, जैसे पहले वो मिल्क था ना, पहले वो मिल्क था, तो जब वो खराब हो गया तो अब वो क्या बन गया है, वो कर्ड बन गया है। ठीक। यानी कि जो पहले मिल्क था, ए था, वो आकर के बी हो गया, यानी कि वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ठीक। यानी कि जो इनका इनिशियल जो फेज में थे वो, यानी कि जो जिस फॉर्म में वो इनिशियली थे, वो आफ्टर सम टाइम अंडर सम सिचुएशंस अंडर सम कंडीशंस वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ना, जैसे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल यानी कि कोई चीज आपको फिजिकली जो दिख जाए, पता चल जाए। और केमिकल चेंजेस यानी कि आपको सम हाउ आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। इट माइट टेक सम टाइम। फिजिकल जो होगा, जैसे कि आप किसी पेपर को टीयर कर दो ना, टीयरिंग ऑफ पेपर, फिजिकल चेंज हो गया ना ये। और केमिकल चेंज यानी कि जो मिल्क था वो कर्ड बन गया, मिल्क से वो कर्ड बन गया। ठीक। तो अब उसका कंपोनेंट तो चेंज हो गया ना। ठीक। whenever chemical reaction chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place। जब भी होता है ना तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि उसका जो कंपटीशन रहता है, उसका जो फेज रहता है और उनके जो मतलब की जो फॉर्म्स रहते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction, यानी होता क्या है केमिकल रिएक्शन। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे। ठीक। एक्टिविटी 1 में मैं रीड कर रही हूँ। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, यानी खुद अकेले मत पढ़ना, डोंट बी क्या गुंडा टाइप्स। इट विल बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस, यानी चश्मे लगा लो, एकदम स्मार्ट से बन करके करो इस एक्सपेरिमेंट को। इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का रिबन होता है, आप कभी कहीं जाओगे ना, जो केमिकल शॉप्स होते हैं जहाँ पे ये सारे लेबोरेटरी वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे आप बोलो कि आपको मैग्नीशियम रिबन दे दे,
ना, तो फिर वो दे देंगे, बट मेक श्योर यू आर अंडर किसी के गाइडेंस ना, किसी बड़े लोग के गाइडेंस में। क्या बोल रहे हैं कि आप क्लीन करो उसको about 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर जान रहे हो ना, जो हम लोग के घर पे जो पेंटिंग होता है, तो फिर वो जो अंकल लोग होते हैं, पेंटर लोग होते हैं, वो एक पेपर सा लेके आते हैं ना, जो थोड़ा रफ होता है एकदम, उसको स्क्रैप करते हैं बॉल को, यानी जो प्रीवियस जो पुराना वाला पेंट है उसको छुड़ाने के लिए। ठीक, तो क्या बोला है कि आप एक मैग्नीशियम रिबन लो ऑलमोस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, और फिर क्या बोल रहा है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स क्या होता है, दिस, ये जो चिमटी होती है ना, टोंग्स यानी चिमटी। ओके, wait a minute, let me just pick then ये चला गया, forget it, छोड़ो। burn it using a spirit lamp। spirit lamp यानी कि छोटा सा लैम्प होता है, it is somehow connected to the गैस यानी कि एलपीजी। ठीक, स्पिरिट लैम्प छोटा सा, ये मतलब कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि लैब्स वगैरह में, उसके लिए होता है, नॉट योर यूजुअल खाना बनाने वाला गैस लैम्प। ठीक, या बर्नर। कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या है, ये जो डिस्क शेप होता है ना, जो हमारा कटोरी टाइप, ये ऐसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप उसको जलाओ, और जो इसका एश यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, इस एश को क्या करो, कलेक्ट करो। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फ्रॉम एज फार एज पॉसिबल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या देख रहे हो। ठीक, ये हमारा बर्नर है, या फिर स्पिरिट लैम्प हमारा हो गया टॉन्ग, मैग्नीशियम रिबन 3 to 4 सेंटीमीटर, वॉच ग्लास एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। या देखो, तो इसमें क्या बोल रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न सो द डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये आप याद रखना कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो फिर किस तरीके का फ्लेम हमें मिला है, यानी कि व्हाट फ्लेम डिड वी सी व्हेन मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन वाज बर्न। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो द आंसर इज डैजलिंग। डैजलिंग बोलते हैं ना कि एकदम चमकता हुआ, शाइनी, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ओके, द आंसर इज डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक, और क्या होता है जब वो जला है तो किस फॉर्म में ऐश मिल को हमको मिलता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में हमको ऐश मिलता है। फाइंड द ऐश इन द कलर ऑफ व्हाइट। ठीक, so what is the composition of the powder that we have gotten, यानी कि जो हमको वो जो मिला है ऐश, तो वो है क्या, इट इज एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिख रही हूँ, अभी आपको नहीं पता होगा कि आप केमिकल फॉर्मूलास कैसे नोट डाउन करोगे, सो उसके लिए मैं आई जस्ट हाईलाइट दिस थिंग। ठीक, यानी कि आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बल्कि केमिकल फॉर्मूला लिखती भी हूँ यहाँ पे, यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम रिबन प्लस, अब जब कोई भी चीज जलती है ना, तो ये चीज तो आप पहले से पढ़ रहे हो, कोई भी चीज अगर जलती है तो वो किसके प्रेजेंस में जलती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसी को कंबशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं ना, यानी कि जलना। तो जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये हमारा क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, ठीक, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सो विल फाइंड व्हाट, विल फाइंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो सॉरी, आई शुडंट ओके। अब देखो एक्टिविटी नंबर 1.2 क्या है, यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी हमने देखा, यानी कि हमको क्या मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक, जो किसका ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का, जो हमको कब मिल रहा है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा क्या है, बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट लो आप, लेड नाइट्रेट। ठीक, एक टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन में लो, और उसमें क्या डालो आप, पोटेशियम आयोडाइड डालो, यानी कि आप के डालो। ठीक, अब उसमें पूछ रहा है कि आपको क्या दिखेगा, ये जो हमारा लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट यानी कि एक्टिविटी 1.2 में क्या है कि आप लेड नाइट्रेट को लेते हो। ठीक, लेड नाइट्रेट यानी कि जो लेड और नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट। ठीक, इससे फॉर्मेशन इसका होता है, ये एक्चुअली इसकी वैलेंसी होती है कितनी, 2। ठीक, इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक, अब अभी आगे देखोगे कि आप कैसे बैलेंसिंग करोगे ये सारी चीजें, सब मैं ये लिख रही हूँ बस कि लेड नाइट्रेट जो है आपका किससे रिएक्ट करेगा, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा है, तो फिर आगे आगे फिर वो क्या बनाता है, सॉरी, ठीक, तो फिर वो आगे क्या बना रहा है, सो इट विल फॉर्म व्हाट, PbI2 प्लस KNO3। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये भी आप एक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे ना, जो होता है कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, आयंस का चेंज होता है, आयंस आर एक्चुअली एक्सचेंज्ड। जैसे आप देख रहे हो ना कि पहले आयोडीन लेड के पास था, बट सॉरी, जो पहले आयोडीन था वो पोटेशियम के पास था, बट आप जब आप आयोडीन देख रहे हो ना, वो किसके पास है, लेड के पास है, यानी कि पोटेशियम ने क्या किया, उसको लूज किया है ना, जब वो एक्वा सोल्यूशन में जब वो गया है, सो व्हाट डज इट डू, इट एक्चुअली breaks into their ion, the compound breaks into their respected
एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स उनके जो होते हैं उसमें वो क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जब वो ब्रेक हो जाएंगे तो यानी कि उसमें क्या होगा, जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग बनेगी फिर वो क्या करेंगे, उनके साथ डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी कि इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ रहा हो। फिर एक्टिविटी 1.3 क्या है? हाँ, इसमें एक ये एक्चुअली इसमें एक इसका आइडल फीचर है ना, इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट हमारा क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में ना कुछ चीजें होती हैं, सॉलिड फॉर्म में कुछ चीजें होती हैं जो हमारे सॉल्यूशन में क्या होती है, बैठ जाती है नीचे। ठीक, ये क्या होता है हमारा, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट कौन है हमारा, जो हमारा ये लेड आयोडाइड है। ठीक, और ये किस कलर का होता है, इफ वी से कि वो व्हाइट, नॉट व्हाइट एक्चुअली, उसको हम क्या बोल देंगे एक्चुअली, कलरलेस। समटाइम इट इज कलरलेस और येलोइश, इट रेंजेस बिटवीन कलरलेस एंड येलोइश। ओके, तो चलो एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। उसमें क्या बोल रहा है कि जिंक ग्रैन्यूल्स लो ना, कि जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स टुकड़े ले लो कॉनिकल फ्लैक्स में। कॉनिकल यानी हम जानते हैं कौन ऐसा होता है ना, ठीक, तो आप उसको उल्टा करो, ये ऐसा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, कॉनिकल फ्लास्क हो जाएगा। कॉनिकल फ्लास्क में आप जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी टुकड़ों को डालो और उसमें क्या डालो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जान रहे हैं ना कि क्या है, केमिकल फॉर्मूला उसका HCl, और ये क्या है हमारा, डाइल्यूटेड है। ठीक, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या है, H2SO4 है, व्हिच इज आल्सो डाइल्यूट। ठीक, यानी कि हम लोग जो अभी अपने पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के लिए ले रहे हैं तो हम लोग डाइल्यूट लेते हैं, यानी कि इसका जो परसेंटेज रहेगा ना, यानी कि जो उसका कंसंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। सो इट हैज टू बी टेकन कॉशियसली, बट इतना नहीं, वो थोड़ा हार्म कर सकता है बट नॉट जितना कि वो कंसंट्रेटेड वन करेगा। ठीक, क्या बोल रहे हैं, हैंडल द एसिड विद केयर, कॉशन, बी कॉशियस। ओके, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? तुम ना देखते हो कि कुछ हो रहा है उसमें। सर्च द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेंपरेचर? ठीक, अब हमने जो अब हमारे जो जिंक ग्रैन्यूल्स को डाला है उसमें, जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, दिस इज एसिड, और ये जो हमारा क्या है, एक मेटल है। ठीक, तो जब हम लोग मेटल्स को एसिड के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो उनमें क्या होता है, वो एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। कैसा करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन में क्या होती है, हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। ठीक, यानी कि टेम्परेचर क्या रहेगा, आपको गर्म लगेगा। जैसे आप एकदम इजीली समझने के लिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चूने को, यानी कि लाइम को हम लोग सोक करते हैं ना, लाइम को हम लोग सोक करते हैं पानी में, तो मम्मी पापा लोग बोलते हैं ना कि उसको छूना मत, बहुत गर्म होता है। और उसमें आप खुद ऑब्जर्व कियोगे कि इससे ना समटाइम्स स्टीम भी निकलता है उसमें से, यानी कि बहुत गर्म होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये सारी चीजें दिखाती हैं। ठीक, कैल्शियम जान रहे हो ना, इट इज अ टाइप ऑफ मेटल। ठीक, अच्छा देखो, from the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place. Chemical reaction हुआ या नहीं हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा? यानी कि अगर उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट में यानी कि अगर वो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड हो जा रहा है, अगर लिक्विड है तो लिक्विड से गैस हो जा रहा है, गैस है तो गैस से सॉलिड हो जा रहा है ना, सो ऑन कुछ भी। चेंज इन कलर, जैसे अभी हम लोग उसमें देखे थे लेड आयोडाइड वाले में, यानी कि वो कलर चेंज हो जा रहा था ना, कि वो व्हाइट और येलोविश कलर में हो रहा था। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस यानी कि कोई गैस अगर उठ रही है, जैसे कि ये जिंक ग्रैन्यूल्स वाले में जो हमको हीट मिल रहा था, वो किसकी वजह से मिल रहा था, वो हाइड्रोजन जो गैस हमारा रिलीज हो रहा है उसकी वजह से मिल रहा था ना। चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction there, and their symbolic representation in this chapter. Chemical equation. Activity 1.1 can be described as a magnesium triple is burned in the oxygen. It gets converted to magnesium oxide. The description of the chemical reaction in a sentence form is quite long. यानी कि बहुत लंबा लिखना पड़ेगा ना, कि आप मैग्नीशियम लिखो, फिर ऑक्सीजन लिखो, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, तो काफी बड़ा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंबल्स देते हैं। जैसे अगर आप अपने किसी फ्रेंड को बुलाते हो, जैसे मान लो कि लेट्स कंसीडर कि मेरे फ्रेंड का नाम दीक्षांत है, तो फिर मैं उसको मे बी शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको निकनेम देने के लिए आई कैन कॉल हिम हर, एक्चुअली दीक्षु मैं ये बोल सकती हूँ ना कि शॉर्ट फॉर्म हो गया किसी भी चीज का, एनोटेशन हमने दे दिया छोटा सा। ठीक, सो इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखना है। The simplest way to do this is to write in the form of word equation. किस फॉर्म में, word equation में। The word equation for the above reaction would be, ये जो है हमारा क्या है, word equation, यानी कि आप एलिमेंट्स के नाम लिख रहे हो पूरा पूरा, यानी मैग्नीशियम लिखा हमने, ऑक्सीजन लिखा एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके नीचे आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट्स लिखा है और प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो रिएक्टेंट्स हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक, यानी कि वो कंपोनेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट ऑब्टेन्ड, यानी कि कंपोनेंट व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक, तो मैं इसको रिजल्ट ऑब्टेन लिख दे रही हूँ। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, यानी कि जो केमिकल चेंज में जाता है, यानी कि जो मैंने बताया कि टेकिंग पार्ट जो कर रहा है रिएक्शन में। ठीक, उस जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा हो गया, वो क्या होता है हमारे, दीज आर रिएक्टेंट्स। ओके, एंड द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि जो न्यू बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोल रहे हैं।
So देखें, the word equation shows changes of reactant to products through an arrow placed between them, यानी कि एक arrow बीच में लगा हुआ है. This is the arrow, यानी कि यहाँ पे जो जितनी भी चीजें थी वो reactant है, यानी कि रिएक्शन होने से पहले की जो चीजें है जिस स्टेट में है वो है, और जो एरो लगने के बाद वो हमारा क्या बन रहा है, ये. दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन अंडर व्हाटएवर कंडीशंस इट वाज एक्चुअली केप्ट. ठीक. द रिएक्शंस आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एलएचएस में आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड्स में आप लिखोगे किसको, रिएक्टेंट्स को. ठीक. और राइट हैंड साइड में यू विल बी राइटिंग व्हाट, द प्रोडक्ट्स फॉर्म. ओके. ठीक. The reactions are written on the left hand side with a plus sign between them. अगर जैसे कि more than one हम लोग बेसिकली हम लोग मानते हैं कि more than one अगर हमारे reactants हैं तो उनके बीच में हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, प्लस को यूज करेंगे. ठीक. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. और अगर प्रोडक्ट में भी हमारे more than one अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो उनके बीच में भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन को इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं. The arrowhead points toward the products and shows the direction of the reaction. डायरेक्शन बताता है, यानी कि from this particular thing this thing has been converted, यानी कि इस चीज से ये चीज बनाया गया है. ठीक ना. देखो, writing a chemical equation लिखते कैसे हैं. Is there any shorter way for representing chemical equation? Chemical equation can be made more concise. Concise यानी बहुत precise, छोटा. And useful if we use chemical formulae instead of words. Chemical formulae यानी कि जो हम लोग, जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग जो ऐसे शॉर्ट नेमिंग जो करते हैं, सिंबल्स दे देते हैं, वर्ड्स पूरा लिखने के बजाय. द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the words equation can be written as, तो हम लोग उनको किस तरीके से लिख सकते हैं, they can be written as Mg plus O2, फिर बीच में एक एरो साइन, फिर क्या मिल रहा है हमको, MgO. ठीक. यानी कि this is magnesium oxide. Okay. What is this? This is magnesium oxide. ठीक. Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. यानी कि आप नंबर काउंट करो कि कितने एलिमेंट्स हमारे, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं हर एक एलिमेंट में. इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड. या दोनों साइड जितने भी, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है. जैसे कि आप यही वाला एग्जांपल लो, मैग्नीशियम में आप जो देख रहे हो, मैग्नीशियम में यू आर सीइंग कि मैग्नीशियम में बस केवल एक मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का बस एक ही एटम है. और ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं. ठीक. इसके 1 है, इसके 2 है. लेकिन प्रोडक्ट में हमको मैग्नीशियम का तो एक मिल रहा है, बट ऑक्सीजन का हमें बस एक ही मिल रहा है, तो एक कहाँ चले गया. सो इस जो इक्वेशन जो हमारा बना है ना, सो दिस इज अनबैलेंस्ड. क्या है, अनबैलेंस्ड है. यानी कि दोनों तरफ, यानी LHS साइड एंड RHS साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. अनबैलेंस्ड रिएक्शन. सो व्हाट डू वी डू, तो हम क्या करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय व्हिच द पर्टिकुलर एलिमेंट इज लैकिंग. ठीक. जिससे भी वो कम हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे कम हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. वी ट्राई टू एक्चुअली इक्वलाइज, यानी कि हम इक्वल करना चाहेंगे. इफ यस एंड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अगर सेम होता है तो इक्वेशन बैलेंस्ड होता है. इफ नॉट एंड द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज़ द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. यानी फिर क्या है, जो हमारा मास है, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या है, सेम नहीं है. ठीक. बोथ साइड इक्वेशन के सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं मिल रहे हैं हमें. सच अ केमिकल रिएक्शन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इस तरीके से हमारा अनबैलेंस्ड होता है ना इक्वेशन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज एक्चुअली a skeletal chemical equation for a reaction. skeletal chemical equation for a reaction हम लोग क्यों बोल रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हमारा जो हड्डी है, यानी कि जो हमारे बोन्स होते हैं, हम लोग उसको skeletal system बोलते हैं ना. so this that is actually the framework यानी कि जो हमारा बेसिक या फिर जो हमारा यूनिट है वो यही है. उसमें क्या हम लोग करेंगे कि इक्वल करने के लिए we might multiply or sometimes divide the atoms. तो इट डजंट मैटर. तो यही मतलब फ्रेमवर्क, यानी कि इतने ही एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कि यही पर्टिकुलर एलिमेंट्स रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेंगे. नंबर्स में भी वैरी. ठीक. नंबर्स वैरी कर सकते हैं. इक्वेशन जो हमारा 1.2 है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर हम लोग बोल रहे हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक. बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. अब देखो, बैलेंस्ड यानी कि बराबर, बैलेंस करके चल रहे हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन में. तो देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या बात करते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. किसकी बात करते हैं, the law of conservation of mass. हमने 9th में भी ये चीज पढ़ी होगी, the law of conservation of mass, the law of conservation of energy. ये सारी चीजें जो है, यानी कि मास के neither be created nor be destroyed. मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि इसका एक्चुअली डेफिनेशन है क्या. I'm writing it down here. Mass can neither be created nor destroyed. ठीक.
it changes from 1:2 वाला था, it's a different thing. That used reading class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. यानी कि किसी chemical reaction में mass ना तो बनेगा ना ही destroy होगा. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to total mass of the element present in the reactant. यानी कि अगर हमने अपने reactant में हमने लिया है 50 ग्राम, so we have to make sure that we get 50 ग्राम as the end result. यानी कि हम लोग को प्रोडक्ट में भी क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट में भी we have to get 50 ग्राम. Okay, so if we are combining x plus c, so we have to make sure that when we get a plus b, they are equal to 40 gram when x plus c are 40 gram. Understood? In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after chemical reaction. यानी कि जो number of atoms होते हैं, अगर हमारा ये x जो है अगर 2 है, ठीक, अगर हमको ये 2 मिल रहा है, तो बेसिकली मैं इस एग्जांपल से बता रही हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले से, ठीक, मैंने समझाने के लिए बता दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले से मैं बता रही हूँ. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो, अब यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 नहीं बल्कि एक मैग्नीशियम है. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 2. हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया. अब बट यहाँ पे हमारा एक मैग्नीशियम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखो दोनों साइड, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड, यानी कि 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी कि एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस. ठीक, तो हमारा जो मास है वो क्या हो गया, कंजर्व हो गया. आप देखो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ट्रू, यहाँ पे भी 2 ही है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन के एटम है. ठीक, hence we need to a balanced skeletal chemical equation. In the chemical equation 1.2 balanced, let us learn about balancing a chemical equation step by step. The word equation for activity 1.3 may be represented as, so 1.3 हमने देखा था ना कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स को हम लोग डाल रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड में ना, तो जिंक को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग डिनोट करते हैं H2SO4 से. तो हम लोग को जब वो केमिकल रिएक्शन मिल रहा है तो क्या बन जाता है हमारा, वो बन जाता है ZnSO4. और क्या बनता है हमारा, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है. मैं ये जो ऊपर का एरो लगा रही हूँ ना, यानी कि वो जो गैस है क्या वो ऊपर उठ रही है, इवॉल्व हो रही है. ठीक, अब देखो यहाँ पे एक जिंक का एटम है तो यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है तो यहाँ पे भी सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है 4 है. तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन और रिएक्शन. ओके, अब देखो इसको समझने के लिए, जब सिंस यू आर अ बिगिनर, आप अभी न्यू हो, बाय द टाइम आप खुद बहुत जल्दी आराम से करने लगोगे. सो यू हैव टू मेक अ चार्ट ना, आप एक चार्ट बनाना, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की आप बात कर रहे हो आप उसको यहाँ पे लिखना. ठीक, फिर नंबर ऑफ एटम्स लिखना, जैसे एलएचएस में कितने एटम्स आ रहे हैं हमारे और आरएचएस में कितने एटम्स आ रहे हैं. ठीक, तो हम लोग जब ये Zn की बात कर रहे हैं, जैसे ZnHSO. ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले हमारे एलएचएस में Zn कितना है 1 है, और आरएचएस में कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है हमारा 2 है, आरएचएस में कितना है 2 है, सल्फर कितना है 1 है, आरएचएस में कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है एलएचएस में 4 है, आरएचएस में कितना है 4 है, यानी कि क्या है हमारे ये सेम, यानी कि बैलेंस्ड है. ठीक है ना. As the number of atoms of each element is the same on the both sides, the arrow, equation 1.3 is a balanced chemical equation. क्या है कि वो बैलेंस्ड है. चलो फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग आयरन ले रहे हैं, आयरन को कंबाइन करके किससे, वाटर से. ठीक, रस्टिंग वाला प्रोसेस है ये. तो उसमें हमारा क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारा FeO4 बन रहा है. ठीक, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है. देखो अब इसको स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बता रही हूँ, अब एनसीईआरटी में जैसा लिखा हुआ है. तो स्टेप 1 में क्या करोगे, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन. यानी कि आप जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी आप जो भी मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, आप उनके बाहर क्या करो, एक बॉक्स से इसको बनाओ ना, यानी कि एक डब्बा ऐसे बना दो. ठीक ना, डब्बा आप बना दो, स्क्वायर रेक्टेंगुलर व्हाटएवर. ठीक, तो आपने जब किया तो आप कुछ भी चेंजेस ना करना अंदर. लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन. यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स लिखो. जैसे कि यहाँ पे हमारा जो आयरन है वो 1 है, यानी एलएचएस में 1 है, बट आरएचएस में कितना है 3 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 4 है. स्टेप 3 में क्या है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपोनेंट दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. क्या बोल रहा है कि कन्वीनियंटली हम लोग यही अज्यूम करते हैं ना, यही मान के चलते हैं कि जिस भी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, यानी कि जिनमें ज्यादा एटम्स हैं उन्हीं को पहले हम लोग बैलेंस करना शुरू करें. जैसे कि इस वाले केस में क्या है हमारा, ऑक्सीजन में ज्यादा है ना आरएचएस साइड में. इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, या कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, डजंट मैटर. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Using these criteria, we select FeO4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 to the LHS on the LHS side. To balance the oxygen atoms, हम क्या करेंगे, इनिशियल देखो जब रिएक्टेंट में हमारा 1 था ना, क्या ऑक्सीजन जो हमारा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जो एटम था वो पहले LHS साइड में कितना है 1 ही है, और रिएक्टेंट में कितना है 4 है,
यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक हमारा ऑक्सीजन है और Fe3O4 के मॉलिक्यूल में हमारा क्या है, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। टू बैलेंस, अब आप क्या करोगे, जब यहाँ पे जो हमारे LHS साइड में 1 है और LHS साइड में 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ पे, LHS साइड में हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में लिखती हूँ तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जो हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये to equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction। यानी कि हम लोग को जो फॉर्मूला था उसको चेंज नहीं करना है, रादर जो भी हम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप उस बॉक्स के बाहर लिखो, ठीक। we can put coefficient 4 as 4s2o not s2o4, यानी कि हम लोग को 4 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लोग उसको बाहर लगाएंगे एज अ कोफिशिएंट। आप जानते हो ना कि कोफिशिएंट होता है कि कोई हमारा वेरिएबल होता है, उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट लगा देते हैं ना कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, so we can say 4 is the coefficient of x। ओके, so now see Fe plus 4s2o gives Fe3O4 and s2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड है, बट अब देखो आपका जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 8 एटम्स हो गए, और यहाँ पे आयरन क्या है, 3 है, सॉरी 1 है, बट यहाँ पे क्या है, 3 है। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग किसको बैलेंस करना चाहेंगे, अब हम लोग बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। क्यों, कि अभी भी हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे बस 2 है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, सेम उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ किया, और सेम उसी प्रोसेस से हम लोग किसको करेंगे, आयरन का भी करेंगे। ओके, सो लास्ट में जो हमको इक्वेशन मिल रहा है, यानी कि 3Fe plus 4s2o 3Fe plus 4s2o gives, यानी कि जो रिएक्शन मिल रहा है हमको, Fe3O4 plus 4s2। The number of atoms of the elements on the both sides of the equation are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called hit and trial method. Hit and trial method, hit and trial method यानी कि जैसे कि क्या होता है ना कि हम लोग बैलेंस करते हैं टू बाय द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि जो सबसे छोटे होल नंबर होता है ना, हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग ट्रायल करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर मे बी हम लोग नेक्स्ट नंबर से भी उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो वी ट्राई एक्चुअली, सो दिस इज व्हाई इट इज called as a hit and trial method। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, अंडरस्टूड। किसे करते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्वेश्चन से करते हैं। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, अब देखो जो पूरा इक्वेशन हमने लिख लिया है, हम लोग उसकी स्टेट को भी तो मेंशन करेंगे ना कि फला फला जो हमारा कंपोनेंट है या फिर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो किस स्टेट में पाया जा रहा है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस में, किस में मिल रहा है हमको ना। देखो, carefully examine the above balanced equation. Does an equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given the equation about the physical state. To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formulae. यानी कि उनकी chemical formula के साथ हमको क्या लिखना होगा, उनका state भी mention करना होगा। The gaseous, liquid, aqueous and solid state of the reactant and product are represented by the notations. किन-किन notations हम लोग mention करते हैं उनको, G for gaseous, sorry, G is for gaseous, L is for liquid, AQ is for aqueous, यानी कि it is dissolved, it is actually mixed in water, and S is for solid, understood। यानी जो चीज सॉलिड में होगा उसको हम लोग किसे मेंशन करेंगे, ऐसे करेंगे। The word equation AQ is written in the if the reactant or product is present as a solution in a water, ठीक। AQ हम लोग कब करेंगे, जब वो जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो किसमें है, प्रेजेंट है, वाटर में है, यानी एज अ सॉल्यूशन के, जैसे चीनी हम लोग में आता है ना, चीनी को पानी में तो हम लोग शुगर सॉल्यूशन बना देते हैं उसको, सेम ऐसा ही। सो क्या बोल रहा है कि 3FeS, यानी कि S लिखा हुआ है ना, यानी कि जो हमारा आयरन है वो किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोजन है तो किस स्टेट में हमारा ये गैसियस है, यानी कि जब वो रस्टिंग हो रही है तो वो ऑफ कोर्स वाटर वेपर के साथ मिला हुआ है ना, वाटर वेपर में है तो गैसियस फॉर्म में है। एरोसोल, आई गेस एरोसोल Fe3O4S, यानी कि जो हमारा है ये भी जो हमारा आयरन का जो ऑक्साइड है, ठीक, तो वो किस फॉर्म में है, हमारा सॉलिड फॉर्म में है, और हाइड्रोजन है तो गैस निकल रही है यानी कि वो गैसियस फॉर्म में है। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। जैसे मैंने बताया कि वाटर वेपर मिल रहा है ना, तो हमको स्टीम के फॉर्म में जहाँ पे हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं। Usually physical states are not included in chemical equation unless it is necessary to specify them। तब तक यूज नहीं करते जब तक हम लोग को नेसेसरी यानी कि हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं पता चलती है। Sometimes the chemical conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation। यानी कि कुछ केसेस में क्या होता है कि हम लोग जो एरो, ये जो हम लोग बनाते हैं ना एरो, इसके ऊपर हम लोग कुछ कंडीशंस लिख देते हैं, जैसे कि हम लोग प्रेशर लिख सकते हैं, प्रेशर समटाइम्स हम लोग प्रेशर नोट करते हैं, कभी कभी हम लोग टेम्परेचर के बारे में लिख देते हैं, कभी कभी हम लोग कैटलिस्ट क्या होता है, वो ऐसे सब्सटेंसेस होता है ना, दीस आर द सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जितने मतलब किस स्पीड से हमारा रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड को ना वो क्या करती है, बढ़ा देती है। मतलब कोई चीज अगर 10 मिनट में हो रही है ना, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, वो मे बी 2 मिनट्स में हो जाएगा, मे बी 2.5 मिनट्स में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है, क्या होती है, हमारी कैटलिस्ट होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है।
इसे देखो, आपका ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है CO इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक। और कितने प्रेशर पे, 340 atm पे। तो हम लोग को ये क्या मिल जाता है, मेथनॉल मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, मेथनॉल मिल जाता है एक्चुअली, मेथनॉल मिल जाता है। एक टाइप का ये अल्कोहल ही होता है, बट इट इज नॉट एक्चुअली सूटेबल टू ड्रिंक, वरना कोई भी मर जाएगा। तो ठीक है, यह है समझ में। और सबसे ओजी यार, ये तो एकदम ओजी है, ओजी ओजी ओपी आप जो भी बोलो, ये रिएक्शन तो सबको ही याद होगा, बचपन का, ये हमारा फोटोसिंथेसिस। आई डोंट थिंक ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ये नहीं आता होगा, फोटोसिंथेसिस। दिस इज समथिंग जो आज भी मेरे एकदम टिप ऑफ द टंग पे है, मेरे एकदम जबान पर है। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ ना यहाँ पे, तो एकदम जब वो सब पढ़ाते हैं तो फिर वो कहेंगे कि दीदी आपको कैसे इतना याद रहता है, मैम आपको कैसे इतना याद रहता है। तो बचपन का यही है ना कि यार एक डेफिनेशन तो एकदम रट करके बैठ गए हैं। तो देखो, फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यही बोलते हैं ना कि द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक। तो फिर अपना जो फूड बना रहे हैं, यानी कि जो क्या बनाते हैं, वो लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन, यानी कि जब तभी प्लांट से हम लोग को मिलता है ना ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन। और क्या कुछ मॉलिक्यूल्स में वो लोग क्या बनाते हैं, अपना वाटर भी रिलीज करते हैं। यूजिंग दिस स्टेप यू कैन बैलेंस द इक्वेशन 1.2 गिवन द टेक्स्ट earlier, यानी कि जो पहला इक्वेशन था, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, आप उसको क्या करवा पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। आज की क्लास के लिए हम इतना ही बताएंगे, ओके, डन फॉर नाउ। चलो इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छा मार्क स्कोर करना है ना जस्ट फॉर मार्क्स यार, पढ़ो एकदम, के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो जो बता रही थी कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको जलाने से पहले उसको हम लोग साफ क्यों करते हैं, ठीक। सो सपोज दिस इज योर मैग्नीशियम रिबन, ठीक। यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, और इसके ऊपर हम लोग मान रहे हैं कि इसके ऊपर एक लेयर बन गया है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन चुका है, ऐसा जो मैं व्हाइट व्हाइट ऐसे बना रही हूँ, पता नहीं चल रहा होगा, बट स्टिल समझ जाओ। यानी कि जो हम व्हाइट व्हाइट ऐसे लेयर बना रहे हैं ना, अब इसको स्क्रैप करने के लिए, यानी कि उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंड पेपर से वी क्लीन इट, ठीक। और ये जो लेयर बनता है ना, वो किस चीज का बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनता है। वो क्या होता है, एक तरीके का प्रोटेक्टिव यूनिट, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो उसको प्रिवेंट करता है जलने से, प्रोटेक्टिव लेयर विच prevents it prevents it from burning, ठीक। सिंस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट रिवॉल्व इसमें होता है, तो यही है कि इसको हम लोग साफ क्यों कर रहे हैं, ताकि जो उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हम लोग क्या करें, हटा सके, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि इसमें क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, ठीक। एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो हमारा हो गया, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, H2 ले रहे हैं, ठीक। क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, Cl2 ले रहे हैं। अब क्या बन रहा है हमारा, ये HCl बन रहा है, बट सी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, बट यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी होती है कितनी, 2 होती है, क्लोराइड की 1 होती है, तो हो जाएगा ये हमारा कितना, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 एंड सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो हो जाएगा ये हमारा Al2SO4 थ्राइस, ठीक। अब ये हमारा क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। अभी मैंने बताया ना कि बेरियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो यानी जब 2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये BaSO4 प्लस क्या बन रहा है हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम कितनी है 3, क्लोरीन कितनी है 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, AlCl। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप कैसे वैलेंसी फाइंड कर रहे हो, कैसे आप इक्वेशन लिख रहे हो, ठीक है ना, डोंट पैनिक। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम यानी कि एक मेटल है ना, तो ये हो जाएगा हमारा Na प्लस वाटर यानी कि H2O, ठीक ना। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये क्या बन रहा है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्या बन रहा है हमारा, NaOH बन रहा है, काइंड ऑफ बेस। क्या होता है, ये तरीके का बेस होता है। और क्या बनता है हमारा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिलीज होता है। अब यहाँ पे देखो, एक सोडियम था एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, बट यहाँ पे बस 2 हैं। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई। ये आपको होमवर्क है, ठीक। सॉल्व करना, जब डाउट होगा मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन, आप कमेंट करना इसको, फिर मैं आपको बता दूंगी आंसर में, ठीक है ना। अब क्या सेम ऐसे ये भी है, शुड आई जस्ट गिव यू दिस एज अ होमवर्क, होमवर्क दे दूं मैं ये, आप सॉल्व करना, जहां भी आपको डाउट लगे आप तुरंत कमेंट्स करना। हाँ मेक श्योर कि आप फॉलो करो यार इस अकाउंट को इंस्टा पे, दी एनसीईआरटी लैब, ठीक ना। सेम अपना वही लोगो है जैसा चैनल पे है, तो आप इस पे फॉलो करो। तो फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। टिल देन बाय बाय, बाय बाय एंड रेड कर सकते हैं, मम्मी बोलती हैं, हो जाएगा। राधे राधे।
लॉट्स ऑफ लव स्टूडेंट, गुड लक, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे केमिकल कितने टाइप्स होते हैं। सो आई विल ट्राई कि जस्ट 3 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, जस्ट टिल देन बाय बाय।